स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और इसका चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मिनरल्स था और सेकंड पार्ट में पावर रिसोर्सेज का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किया है। ठीक, तो आज का पार्ट जो है इसमें हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पिछली वीडियोस आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of these fuel will get exhausted. Moreover, their use also cause environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. क्या बोल रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है ना, इनका यूज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि शॉर्टेज हो रहा है इन फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है कि जिस रेट से कंज्यूम हो रहा है अभी, अगर ये कंटिन्यू रहा ना, तो जो ये रिजर्व है इन फ्यूल्स का, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए और उसके अलावा देखें तो उसके अलावा ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल भी है, इनको हम यूज़ करें। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। ठीक, sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. जो सन की हीट एंड लाइट एनर्जी है ना, वो हम लोग हर दिन महसूस कर सकते हैं, है ना। सोलर एनर्जी जो सन से ट्रैप मतलब सन में जो ट्रैप होती है सोलर एनर्जी, उसको हम यूज कर सकते हैं सोलर सेल्स में, और जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो ये सेल्स है ना, इनको हम बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन करते हैं सोलर पैनल्स में, जिससे फिर हमें लाइट और पावर मतलब पावर मिलती है हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की, ये किसको बेनिफिट करता है? ये ट्रॉपिकल कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सन जो है वो ऑल मतलब सन हमेशा रहता है, वहाँ पे शाइन करता है, इसलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज ज़्यादा बेनिफिट उठा सकती हैं इस सोलर एनर्जी का, इसको ज़्यादा यूटिलाइज कर सकती हैं। Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो यहाँ पे सोलर एनर्जी और हम किस में यूज़ कर सकते हैं? सोलर हीटर्स बना सकते हैं, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर, है ना, जो कि कम्युनिटी लाइटिंग, और उसके साथ साथ हम कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के सोलर पैनल्स, है ना, आजकल लगते हैं ऐसे प्लांट, सोलर पैनल के प्लांट्स, है ना, जिसमें सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी जो है ना, वो ट्रैप की जाती है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं हम विंड एनर्जी पे। सॉरी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है। विंड इज एन inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial. जो विंड है ना, वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है एनर्जी का। विंड मिल्स जो कि बहुत पहले टाइम से यूज की जाती थी, किसके लिए? ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और वाटर को लिफ्ट करने के लिए, है ना। इसके लिए विंड मिल्स का यूज किया जाता था बहुत पहले से। मॉडर्न टाइम्स में देखें तो विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न टाइम में क्या होता है, जो विंड मिल्स होती है, हाई स्पीड विंड जो है, ये विंड मिल्स को रोटेट करती हैं, जो कि ये जो विंड मिल्स है, ये कनेक्टेड होता है एक जनरेटर से, और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। विंड फार्म having clusters of such windmills are located in coastal region and in mountain passes where strong and steady winds blow. ठीक, तो ये जो विंड फार्म्स होते हैं ना, विंड फार्म्स में क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स, ऐसी विंड मिल्स लगी होती हैं, क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स, जो कि कोस्टल रीजन में, सी के पास में, या फिर माउंटेन पासेस में, जहां पर जो विंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टीडी, मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो करती जा रही है, उन एरियाज में ये विंड मिल्स या विंड फार्म्स मिलते हैं। ठीक है, विंड फार्म आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, आर नोटेड फॉर देयर
विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो विंड फार्म्स कहाँ के, जैसे नीदरलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, इन यहाँ सब के जो विंड फार्म्स है ना वो अपने विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, अब आते हैं न्यूक्लियर पावर पे। तो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो ये न्यूक्लियर पावर कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनके एटम में के जो न्यूक्लियाई है उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी होती है उससे न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन होती है ना। न्यूक्लियर एनर्जी वहां से मिलती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनके एटम के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होती है ये। ठीक, दीज फ्यूल्स अंडरगो अंडर न्यूक्लियर फिजन इन रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। क्या करते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जो यूरेनियम, थोरियम है, इनको न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जाता है, और वो प्रोसेस किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस क्या है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है ना, और फिर वहां से जो होती है पावर जनरेट होती है, पावर एमिट होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के वो कौन है, यूएस एंड यूरोप है। इंडिया में देखें तो राजस्थान, झारखंड, यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम के। थोरियम लार्ज क्वांटिटी में कहाँ मिलता है, केरला के मोनोजाइट सैंड्स में। ठीक है, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में हमें थोरियम मिल जाता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें इंडिया में, वो कहाँ पे है, तो वो है तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र में तारापुर, उसके अलावा कोटा के पास, राजस्थान में कोटा के पास है रंग प्रताप सागर, और यूपी का नरोरा एंड कर्नाटका का टैगा, यहाँ कैगा है ना। ये सारे जो स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पावर। आ जाते हैं जियोथर्मल एनर्जी पर। ठीक, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जब हम अर्थ से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, हीट एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये जियोथर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी क्या है, जब कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, और जियोथर्मल जब अर्थ से एनर्जी ऑब्टेन हो रही है तो जियोथर्मल। ठीक, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्पीडली एज वी गो डीपर। टेम्परेचर जो है अर्थ के इंटीरियर का, अर्थ के अंदर का, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम और गहराई में जाते जाते हैं, है ना। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हीट एनर्जी है ना, जो अर्थ के अंदर में हीट है, वो सरफेस पे आ जाती है, किसके फॉर्म में, हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में, है ना। कहीं से एक हॉट गर्म हवा निकल रही है, ऐसा कुछ मान लीजिए आप। ठीक है, हीट वो धरती के अंदर से। ठीक है, दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। ये जो हीट एनर्जी है वो हम यूज कर सकते हैं पावर को जनरेट करने में। ठीक, geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating, bathing for several years। जो geothermal energy है, जो hot spring के फॉर्म में आती है ना, वो बहुत टाइम से, सेवरल ईयर्स से यूज हो रही है कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग के लिए। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो सबसे बड़ा जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स है ना वर्ल्ड का, वो कहाँ है, यूएस में। उसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका में भी मिलते हैं। इंडिया में बात करें तो जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। तो यहाँ पे हमें जियोथर्मल प्लांट्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पे हमें हॉट स्प्रिंग्स मिलती है। हॉट स्प्रिंग देखो ऐसा कि यहाँ जो पानी है ना वो गर्म पानी है, नीचे से गर्म पानी निकल रहा है, तो ये होते हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, ऐसे स्टीम जैसा निकल रहा है, फिर इसको यहाँ पे जनरेटर लगा के, टरबाइन लगा के और जनरेटर लगा के फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली जाती है। नाउ आते हैं टाइडल एनर्जी पर। अब एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स आर कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, जब टाइड से एनर्जी जनरेट हो रही है ना, सी में टाइड्स आते हैं, पता है ना, सन, मून और जो हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से, उसके अलाइनमेंट की वजह से टाइड्स ऊपर नीचे, हाई टाइड, लो टाइड आता है ना, उनकी वजह से भी यहाँ पे टाइडल एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। अब टाइडल एनर्जी से मतलब एनर्जी हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, तो डैम्स बना के, यहाँ पे डैम बना दिया, कहाँ पे, जहाँ पे सी की नैरो ओपनिंग है वहां पे हमने डैम बना दिया। ठीक है, ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ
द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाई टाइड होगा ना तो टाइड्स की एनर्जी को यूज किया जाता है टर्बाइन को टर्न करने के लिए, है ना, जो डैम में इंस्टॉल है ना टर्बाइन, उसको टर्न करने के लिए यूज किया जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ जो है इंडिया में, वहाँ पे ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया, फ्रांस और इंडिया का कच्छ, रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे टाइडल मिल फार्म्स मिलेंगे। ऐसे टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। देखो जब हाई टाइड होगा ना तो यहाँ पे जो वाटर है वो टरबाइन के थ्रू जाएगा और फिर वहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक, आते हैं बायोगैस पे। Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. अब बायोगैस क्या है? बायोगैस है ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि डेड प्लांट हो गया, एनिमल मटेरियल हो गया, या एनिमल डंग हो गया, या किचन वेस्ट हो गया। इसको कन्वर्ट किया जाता है एक गैसियस फ्यूल में, जिसको हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस digesters and to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा, ये डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के थ्रू, है ना, बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस डाइजेस्टर्स में। ठीक है, जहाँ से फिर बायोगैस एमिट होती है, जो कि इसेंशियली मिक्सचर है किसका? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बायोगैस है ना, ये मिक्सचर किसका है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये एमिट होगी कब? जब ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस डाइजेस्टर में। ठीक है, biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year। तो बायोगैस जो है ना, ये एक्सीलेंट फ्यूल है किसके लिए? कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर भी ये प्रोड्यूस करता है ना, जिसको फिर हम फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। क्या कह रहे हैं कि एनर्जी जो है ना वो हर जगह है, लेकिन इसे हार्नेस करना, इस एनर्जी को हार्नेस करना ना, ये डिफिकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। ठीक, ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एनर्जी को वेस्ट ना करके एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एनर्जी सेव्ड इन एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। मतलब अगर आप एनर्जी सेव कर रहे हो, मतलब आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी एक्ट करिए और अपना फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट करिए। तो ये तो चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो मैंने पढ़े हैं उनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के किए थे ना, वैसे ही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है कि ये इनएग्जॉस्टिबल है और नॉन पोल्यूटिंग है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव है, सेटअप करना एक्सपेंसिव हो जाता है, सोलर पैनल्स लगाना ना, इंस्टॉल करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड। तो जो सोर्सेज है ना वो डिफ्यूज हो जाएंगे, तो मतलब वो वेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद आते हैं विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी की एडवांटेज देखें तो नॉन पोल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप एंड सेफ एंड क्लीन। तो पहली चीज तो पोल्यूटिंग नहीं है, दूसरी चीज एक बार सेटअप हो जाए तो उसके बाद लो कॉस्ट प्रोडक्शन रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरी चीज, अगली चीज क्या है कि सेफ एंड क्लीन है। डिसएडवांटेज में देखें तो नॉइज पोल्यूशन होगा, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप करना ही इसको कॉस्टली हो जाता है, एंड डिस्टर्ब करता है रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस को, है ना। उसके अलावा हार्मफुल है टू बर्ड्स को। ये जो विंड मिल्स जो चलती है ना, उससे फिर बर्ड्स को हार्म होता है, बर्ड्स उससे टकरा जाती है और उनको फिर उनकी डेथ भी होती है ना। टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी में क्या है कि ये नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पर, और हार्नेस करना भी इसको डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ये इसका एडवांटेज क्या है? एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है और एक्सपेंसिव है। बायोगैस का एडवांटेज क्या है कि लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है, मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट। जो बायो वेस्ट बाद में मिलता है ना, हमें बायो मैन्योर मिलता है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कॉजेज ग्रीन हाउस गैस।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि हमने देखा ना जो ये बायोगैस होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है और दोनों हमारे ग्रीन हाउस गैसेज है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है ये। जियोथर्मल एनर्जी एडवांटेज क्या है इसका? क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। जियोथर्मल, जहाँ हॉट स्प्रिंग है हमेशा वहाँ अवेलेबल होगा, इको फ्रेंडली है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो हमें हॉट स्प्रिंग्स मिलती है ना, ये सिटी से बहुत दूर मिलती है ना, तो ये जियोथर्मल प्लांट्स ना बहुत दूर लगे होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना कॉस्टली हो जाता है। अल्टीमेटली ये भी ना कॉस्टली हो जाती है। तो ये रहे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड ओके, थैंक यू सो मच।